आप मुझे बताइए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? काला धन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए, देश देख रहा है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आपने पिछले दिनों लगातार सुना होगा, देखा होगा, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक बात पर। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज ढल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है? विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। हाँ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। और विरोध कैसी कैसी बातों में। भाइयों बहनों, क्या राजनीति इतनी नीचे गई है? हमें तो आज इस पार्क में आकर के भीमराव आंबेडकर को प्रणाम करना, रमाबाई को प्रणाम करना, हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन भाइयों बहनों, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक टेक्नोलॉजी के द्वारा रुपयों की लेन देन के लिए भीम नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। भीम नाम इसलिए रखा क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब आंबेडकर ने आर्थिक चिंतन में महारत हासिल की हुई थी। आज जो रिजर्व बैंक चल रहा है, उसके प्रणेता कभी बाबा साहब आंबेडकर रहे थे। रुपया क्या होता है, उस पर आज से करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा समय पहले, 80 साल पहले बाबा साहब आंबेडकर ने एक विस्तृत निबंध लिखा था। इतने लंबे समय पहले जिस महापुरुष को हिंदुस्तान के रुपये का ताकत का पता था, बैंकिंग व्यवस्था का पता था, आर्थिक कारोबार का पता था, क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं चाहूंगा हम गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को समझाएं, जिसके भी हाथ में मोबाइल फोन हो, भीम ऐप को डाउनलोड करे और भीम को याद करते हुए हर घर में भीम का स्मरण हो। ये करके दिखाएं हम। भीमराव आंबेडकर को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए
कृत संकल्प है, फैसला कर चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। भाइयों बहनों, कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसे के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहने आया हूं, कि इस परिवर्तन और आधा अधूरा मत करना। भारी बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप मुझे बताइए भाइयों, आज देश में सरकार खुद निर्णय कर पाती है कि नहीं कर पाती है? आज इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, 30 साल के बाद देश को ऐसी सरकार मिली है जिसका हाईकमांड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक है, दूसरा उसका कोई हाईकमांड नहीं है। किसी के घर जाकर के उसको सर झुकाना नहीं पड़ रहा है। 125 करोड़ देशवासी यही उसके मालिक है, वही उससे जवाब मांग सकते हैं। पहली बार देश को 30 साल के बाद ऐसी सरकार मिली है और उसका कारण आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी आधा अधूरा कुछ मत करना, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट ना आए। दिल्ली की ताकत पूरी तरह आपके साथ आए, उत्तर प्रदेश की ताकत जुड़ जाए, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश बदल जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सज्जन नागरिक, ईमानदार नागरिक, सिर्फ अपनी छोटे से परिवार को अच्छे ढंग से गुजारा करने वाला नागरिक
अगर दिन रात उसको गुंडागर्दी का सामना करना पड़े, जमीन हड़प करने वालों का सामना करना पड़े, अपनी मोटरसाइकिल कोई उठा ले बोल न पाए, अपनी बेटियों को शाम के समय घर लौटाने के लिए मां बाप को चिंता करनी पड़े, क्या ये उत्तर प्रदेश हमें मंजूर है? क्या ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जमीनों को लूटने वाले जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? सामान्य मांगनी को उसको सुख चैन के जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सरकारें थी ये करके दिखाया है, और मैं आपको भरोसा देता हूं, हमें अवसर दीजिए, हम इस गुंडागिर्दी को खत्म करके रहेंगे। आपको सुख चैन की जिंदगी जीने का हम वादा करते हैं। अभी 2 दिन पहले नववर्ष प्रारंभ होने से पहले मैंने दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया था। जो भी धन जमा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई, गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान, और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो गई। ये इरेलेवेंट हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में ये विरोधवाद करते करते इरेलेवेंट हो गए हैं, और इसलिए वो अपनी जमीन खोज रहे हैं, और इसलिए विरोध का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों,